Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 9th, gravitation. तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। तो देखो 1666 में एक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर एक एप्पल गिरा। ठीक है, 1666 में एक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर एप्पल गिरा और उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व करा कि ये जो एप्पल है वो सीधा नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, उन्होंने वहां पे ना ऑब्जर्व करा कि ये जो एप्पल है वो सीधा नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने वहां पे देखा कि इस एप्पल को एक नीचे की तरफ से एक फोर्स खींच रही है। ठीक है, उस एप्पल को ना एक नीचे की तरफ से एक फोर्स खींच रही है और उसी फोर्स को इन्होंने नाम दिया क्या, ग्रेविटेशन। ठीक है, जो फोर्स एप्पल को नीचे की तरफ खींच रही है मतलब अर्थ की तरफ खींच रही है तो वो क्या है, वो कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कवर करा है न्यूटन ने। ठीक है, इन 1666 न्यूटन सॉ एन एप्पल, न्यूटन ने एक एप्पल देखा गिरते हुए एंड वंडर्ड व्हाई डिड इट फॉल स्ट्रेट डाउन। उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा कि ये जो एप्पल है वो सीधा नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे रियलाइज करा कि वहां पे एक फोर्स लग रही है जो एप्पल को अर्थ की तरफ खींच रही है। ठीक है, जो एप्पल को अर्थ की तरफ खींच रही है। ही रियलाइज्ड अ फोर्स मस्ट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, वैसे जैसे एप्पल को एक फोर्स जो है अर्थ की तरफ खींच रही है वैसे हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है जो ऑब्जेक्ट को अपनी अर्थ की तरफ खींचती है। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जब दो बॉडीज के बीच में, जब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो बॉडीज के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो। ठीक है, आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आप ग्राउंड में क्यों खड़े हो, क्योंकि ग्राउंड आपको एक नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ग्राउंड आपको एक नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा है और आप भी एक अर्थ पे अपनी एक फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक न दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि मान लो आप बैठे हुए हो, आपके सामने आपका टीवी है, तो जो टीवी है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड जो आप हो वो टीवी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। हालांकि आप एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं जाते क्योंकि आपके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, आपके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो आपका मास होगा वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो कम लगती है आपके बीच में। ये आगे यूनिवर्सल लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट में, सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे चार्जेस में हम पढ़ते हैं, जैसे प्लस और माइनस के जो चार्ज होते हैं, प्लस वाला चार्ज माइनस को अपनी तरफ खींचता है एंड माइनस वाला चार्ज प्लस को अपनी तरफ खींचता है एक सेम फोर्स से, है ना, एक सेम फोर्स से। तो इनके बीच में भी क्या लगती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे कि ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। अब ग्रेविटी की वजह से जैसे हमारे सन के आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, सारे के सारे प्लैनेट सन की तरफ रिवॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी हमें अर्थ के साथ क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेविटी जो है वो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखती है। ठीक है, अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है एंड हम अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ को हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूटन ने ही दिया था, तो इसीलिए इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग है क्या कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। इसका मास जो है वो m1 है और इसका जो मास है वो m2 है। और ये जो m1 मास एंड m2 मास जो है ये सेपरेटेड है डिस्टेंस d से, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, जो ए बॉडी है एंड बी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है, जैसे मान लो ए बॉडी जो है वो बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है फोर्स एफ से। ए वाली जो बॉडी है वो बी को अपनी तरफ खींच रही है फोर्स एफ से, और जो बी वाली बॉडी है वो ए वाली बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है सेम फोर्स से। सेम फोर्स से क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का मतलब हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखो जितनी फोर्स से ए बॉडी बी बॉडी को खींच रही है उतनी फोर्स से बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी को खींचेगी, सेम फोर्स लगती है। तो अब यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, मतलब जो फोर्स ए और बी बॉडी के बीच में लग रही है ना, वो उनके दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के। मतलब जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा बॉडीज का मास होगा उतनी ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स लगेगी। जितना ही ज़्यादा उनका मास होगा तो फोर्स उनमें उतनी ही ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और जितना कम उनका मास होगा तो उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था कि आप टीवी को अट्रैक्ट करते हो एंड टीवी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो आपका मास है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। आपका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा कम है और टीवी का भी मास बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह से आपके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना वो काफी ज्यादा कम लगती है, जो दिखाई भी नहीं देती, मतलब आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब बॉडीज का मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उनमें फोर्स लगेगी, जैसे अर्थ और मून में होता है, ठीक है। ये आगे हम अभी स्टडी करेंगे। तो उसके बाद देखो फर्स्ट लॉ उन्होंने ये दिया। सेकंड में उन्होंने बोला कि जो फोर्स है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब फोर्स जो है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है? इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स वहाँ पे कम लगेगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा कम लगेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर ए एंड बी बॉडीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। ए एंड बी जो बॉडीज है मान लो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम लगेगी। और अगर मान लो ए और बी बॉडीज जो है अगर वो बहुत ज़्यादा पास में है तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, जैसे कि हमने देखा, एंड फोर्स जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है? कंबाइन करना है, ठीक है। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 अपॉन में d का स्क्वायर, ठीक है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन को हटाते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक g कैपिटल G कांस्टेंट लगेगा, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 -11, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग गया, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है यहाँ पे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। वो एक फोर्स के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके प्रोडक्ट के, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। और ये जो फोर्स लगती है वो दोनों के दोनों मतलब द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मतलब वो दोनों के दोनों सेंटर पे लाइन को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम का स्क्वायर। अब देखो इसकी जो एसआई यूनिट है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर, ये आपको एग्जाम में डिराइव करने के लिए आती है, ठीक है। तो देखो इसको डिराइव कैसे करना है इसकी यूनिट को। अब जैसे कि हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था जो कि क्या था Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है आपने डिराइव करना है, इसकी यूनिट्स को डिराइव करना है। तो आप क्या करो जी को इस साइड लेके रख दो, ठीक है, जी को इस साइड ही रहने दो एंड m1 m2 को नीचे भेज दो। अगर m1 m2 नीचे जाएंगे और आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एफ टी स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है। तो एफ का मतलब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है एंड डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गई। एंड मासेस को हम किसकी एसआई यूनिट में नोट करते हैं किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होती है आपकी एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद देखो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हमें कोई भी दो बॉडीज दी गई होंगी, उनके मास गिवन होंगे एंड डिस्टेंस गिवन होगा, आपको क्या निकालना है उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। जैसे मान लो ये बॉडी है 50 किलोग्राम की एंड ये है 40 किलोग्राम की, ठीक है। अब देखो इन दोनों को बोला गया है कि ये जो बॉडीज हैं ये फिर भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 मीटर के डिस्टेंस से क्या है ये सेपरेटेड है। क्वेश्चन में है कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स होगी ना वो इतनी ज़्यादा कम होएगी जिसकी वजह से ये जो दो बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके मास बहुत कम है, इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसका 50 किलोग्राम इसका 40। तो इतने छोटे से मासेस को ना फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जब मासेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है F इक्वल्स टू G1 एंड M2 अपॉन में डी स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। मास रखेंगे दोनों का एंड इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी ग्रेविटेशनल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जिसमें क्या होता है अर्थ और मून के बीच का हम डिस्टेंस, मतलब मून के बीच की हम क्या निकालते हैं फोर्स निकालते हैं। जैसे अर्थ का मास हमें इतना दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड मून का दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड फोर्स को कैलकुलेट करना है। सेम जैसे हमने ऊपर करा कि फॉर्मूला रखा, दोनों के मासेस को रखा एंड उसके डिस्टेंस को रखा और सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है How does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि क्या कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो बॉडीज़ के बीच में लग रही है और उनका जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये इन दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है, और ये सेपरेटेड है डिस्टेंस टी से। इन्होंने बोला है कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम हाफ कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या चेंज आएगा। तो देखो मान लो हमारे पास दो बॉडीज थी, ये किससे सेपरेटेड थी आर डिस्टेंस से सेपरेटेड थी। आर जो है अब कितना हो गया आधा हो गया, इसका डिस्टेंस कितना हो गया आधा हो गया। अब एफ जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। अब इक्वल्स टू आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है अब हमारी r/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब हम r/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा r/4 आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स ये जो 4 होगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू मतलब जो फोर्स होएगी ना, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर रेडियस को हम आधा कर देंगे ना
तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाओ तो अगर यहाँ से देखें ये सारी चीज़ें तो सेम है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो कितने टाइम्स बढ़ रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात, जो मून का जो मोशन होता है अर्थ के अराउंड वो भी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन की वजह से होता है। एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन, जो सन के आसपास जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एंड द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, वो फोर्स जो अर्थ के साथ हमें बाइंड करके रखती है वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है किसकी, ये 3 इंपॉर्टेंस है किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, अब उसके बाद देखो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मतलब जो मून का मोशन होता है अर्थ के अराउंड पे वो कैसे होता है। जैसे देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, गोल गोल घूमता है ना, वो अपनी डायरेक्शन को हर 1 मिनट में चेंज करता है। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, अभी ये इधर है, दूसरे ही सेकंड ये इधर होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर, दूसरे सेकंड इधर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, देन इधर, देन वो इधर जाएगा, देन इधर, मतलब हर 1 मिनट में उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और ये जो फोर्स होती है ये मोशन की डायरेक्शन को हमेशा चेंज करती रहती है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मोशन की डायरेक्शन को हमेशा चेंज करती रहती है, और ये जो फोर्स होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर पे लगती है, हमेशा सर्कल के सेंटर पे लगती हैं। एंड ये जो फोर्स होती है, देखो अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप एक पत्थर को बांधो, ठीक है, आप एक पत्थर को एक धागे से बांधो और उसको घुमाओ, तो जब तक आप उस पत्थर को घुमाते जाओगे तब तक वो गोल घूमता जाएगा, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। ठीक है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी और वो पत्थर भी गोल गोल घूमता जाएगा। और जैसे ही आप उस धागे को छोड़ दोगे तो वो जो पत्थर है ना वो सीधा उड़ के एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, जैसे आप उस पत्थर को, मतलब अभी आप पत्थर को घुमा रहे हो तो वो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जैसे ही मान लो आपने उस पत्थर को छोड़ दिया तो वो जो पत्थर है ना वो सीधा लाइन में ट्रैवल करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हटती है तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसके टेंजेंशियली ट्रैवल करता है। टेंजेंशियली का मतलब है जैसे ये सर्कल है तो इसके ऊपर ये जो जाने वाली लाइन है इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जितना चेंज आता है अपॉन में टाइम, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लग रही है। जैसे मान लो आप ऊपर से नीचे एक पेंसिल को फेंक रहे हो, तो जब आप ऊपर से नीचे एक पेंसिल को फेंक रहे हो तो जैसे जैसे पेंसिल जो नीचे आती जा रही है वैसे वैसे पेंसिल की जो वेलोसिटी है वो भी तो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आप पेंसिल को नीचे फेंकोगे तो जब पेंसिल नीचे आएगी तो पेंसिल की जो वेलोसिटी है वो नीचे आते आते टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, वहां पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वहां पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और वो किस वजह से हो रही है, ग्रेविटी की वजह से हो रही है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला था जो कि क्या था, Gm1m2 अपॉन में r²। और पिछले चैप्टर में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स टू m इंटू में एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अब फॉर्मूला 2 हो गए फोर्स के, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, एक मतलब वैसे फोर्स के अकॉर्डिंग। अब देखो दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो है तो सेम ही, तो हम क्या इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों
दोनों को इक्वल रखेंगे, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर इक्वल्स टू m1 इंटू में a। देखो ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a बचा, ठीक है, बचा क्या, a, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और इसको हम a से डिनोट नहीं करते, ठीक है, इसको हम a से डिनोट नहीं करते, ये ग्रेविटी की वजह से लगता है, इसीलिए इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और इस स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो भी यूनिवर्सल होती है, जो कि कितनी होती है, 9.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड।